हेलो एंड वेलकम टू नेक्स्ट वीडियो। और हमारी अगली वीडियो है जिसमें हम डिस्कस करेंगे केमिकल करैक्टरिस्टिक्स ऑफ वेस्ट वाटर। हमने पिछले वीडियोस में डिस्कस किया है फिजिकल करैक्टरिस्टिक्स ऑफ वेस्ट वाटर, और जो नेक्स्ट है वो है केमिकल करैक्टरिस्टिक्स ऑफ वेस्ट वाटर। केमिकल करैक्टरिस्टिक्स को हम टू पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। एक है इनऑर्गेनिक केमिकल करैक्टरिस्टिक्स और दूसरी है ऑर्गेनिक। इनऑर्गेनिक कैरेक्टरिस्टिक्स को भी हम टू पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं, एक नॉन मेटेलिक और दूसरी है मेटेलिक। और आज हम डिस्कस करेंगे इनऑर्गेनिक नॉन मेटेलिक कॉन्स्टिट्यूएंट, जो कि वाटर में जैसे कि पीएच, क्लोराइड्स, अल्कलिनिटी, नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, सल्फर, गैसेस, ओडोर्स। सबसे पहले हम देखेंगे कि इनका इनऑर्गेनिक नॉन मेटेलिक कॉन्स्टिट्यूएंट के सोर्सेज क्या है, कहाँ कहाँ से ये जो है वेस्ट वाटर में या वाटर में आती है। सबसे पहले अगर प्रेजेंट है ये वाटर सप्लाई में, तो ऑफकोर्स इससे 100% श्योर कि ये जो है वेस्ट वाटर में भी ये रिफ्लेक्ट करेंगे। सेकंड है एडिशन ड्यूरिंग डोमेस्टिक यूज। डोमेस्टिक यूज के दौरान भी एडिशन जो है इनका वेस्ट वाटर में हो जाता है। उसके बाद है एडिशन ऑफ हाईली मिनरलाइज्ड वाटर फ्रॉम प्राइवेट वेल्स एंड ग्राउंड वाटर। काफी सारे लोग जो है प्राइवेट वेल्स यूज करते हैं अपना, या ग्राउंड वाटर यूज करते हैं। तो उसमें काफी जो है, अगर ग्राउंड वाटर यूज करते हैं तो वो हाईली मिनरलाइज्ड वाटर होता है, तो उसके कारण भी जो है ये मिनरल्स ऐड हो जाते हैं इसमें। उसके बाद है इंडस्ट्रियल यूज। इंडस्ट्रीज से भी इसमें जो है ऐड हो जाते हैं। उसके बाद है वाटर सॉफ्टनर जो हम यूज करते हैं। वाटर सॉफ्टनर चाहे वो डोमेस्टिक ट्रीटमेंट के लिए यूज करते हैं या फिर इंडस्ट्रीज के लिए यूज करते हैं, वो भी मिनरल कंटेंट जो है वेस्ट वाटर में बढ़ा देता है। सबसे पहले है पीएच। पीएच को जो है हिस्टोरिकली बोलते थे पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन या पावर ऑफ हाइड्रोजन। ये एक टाइप का स्केल है जो कि किसी भी सॉल्यूशन का एसिडिटी या बेसिसिटी, यानी उसकी नेचर बताता है कि वो एसिडिक है या बेसिक है। पीएच को हम निकालते हैं माइनस लोगरिथम ऑफ हाइड्रोजन आयन। पीएच और पीओएच। पीओएच एक्चुअली होता है माइनस लोगरिथम ऑफ हाइड्रोक्सिल आयन, और पीएच होता है माइनस लोगरिथम ऑफ हाइड्रोजन आयन। दोनों का जो पीएच और पीओएच होता है, इनका दोनों का सम होता है 14। 25 डिग्री सेल्सियस पे कोई भी सॉल्यूशन जिसका पीएच 7 से कम होता है तो उसको एसिडिक बोलते हैं, 7 से ज्यादा होता है उसको बेसिक बोलते हैं, और 7 होता है उसको नेचुरल बोलते हैं, यानी न्यूट्रल बोलते हैं। तो जो प्योर वाटर होता है वो उसका पीएच जो है 7 होता है। लेकिन जो है ना, ये पीएच जो है टेम्परेचर पर डिपेंड करता है। और ऐसा नहीं है किसी भी सॉल्यूशन का अगर पीएच 7 है तो इसका मतलब वो न्यूट्रल है। ये डिपेंड करता है, अगर वो 25 डिग्री सेल्सियस पे है तो वो न्यूट्रल है, अगर 25 डिग्री सेल्सियस से ऊपर या नीचे है तो जो न्यूट्रल पीएच है वो ऊपर या नीचे हो सकता है। टेम्परेचर ज्यादा होता है तो न्यूट्रल पीएच नीचे आता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर किसी सॉल्यूशन का टेम्परेचर 40 डिग्री सेल्सियस है तो उसका जो है पीएच, न्यूट्रल पीएच जो है 6.8 या 6.7 के आसपास भी आ सकता है। उसके बाद है पीएच वैल्यू जो है वो लेस देन 0 भी हो सकती है और मोर देन 14 भी हो सकती है, यानी पीएच वैल्यू माइनस में भी आ सकती है और 14 से ज्यादा भी आ सकती है। उसके बाद है पीएच हम मेजर कैसे करते हैं। पीएच को मेजर करते हैं, पीएच मीट दो तरह से मेजर करते हैं। एक जो है कलर इंडिकेटर होता है और एक पीएच मीटर होता है। पीएच मीटर में हम यूज करते हैं ग्लास इलेक्ट्रोड का। उसके बाद पीएच जो है मेजरमेंट काफी इम्पोर्टेंट है कई सारी फील्ड्स में, लाइक केमिस्ट्री, एग्रोनॉमी, मेडिसिन, वाटर ट्रीटमेंट। उसके बाद जो है हम कॉमन मटेरियल जनरली हम यूज करते हैं या हम अपने आसपास देखते हैं, उनका पीएच रेंज जो है ये दिया हुआ है। जैसे बैटरी एसिड का है 1 से कम होता है। मिल्क जो यूज करते हैं हम वो जो है लिटिल बिट एसिडिक होता है, 6.5 से 6.8 के आसपास।
सी वाटर जो है वो उसका बेसिक होता है। ब्लीच है, ब्लीच वो बेसिक होता है। उसके बाद है जो पीएच है, स्पेशली वाटर ट्रीटमेंट के केस में, तो जो है बायोलॉजिकल लाइफ सरवाइव करती है, और इनसे बायोलॉजिकल लाइफ जो थ्राइव करती है अच्छे से, वो टिपिकल टेम्परेचर होता है 6 और 9 के बीच में। एक्सट्रीम कंडीशन है, अगर बहुत ज्यादा हाइड्रोजन आयन है, मतलब ये है कि पीएच जो है बहुत कम है, एसिडिक कंडीशंस हैं, तो बायोलॉजिक मींस यानी बायोलॉजिकल ट्रीटमेंट जो है अच्छे से काम नहीं करती। इससे डिफिकल्ट टू ट्रीट बायोलॉजिकल मींस, बायोलॉजिकल ट्रीटमेंट मेथड्स हम जो है यूज नहीं कर सकते अगर टेम्परेचर रेंज काफी कम है, सॉरी पीएच रेंज। नेक्स्ट है ट्रीटेड एफ्लुएंट के डिस्चार्ज स्टैंडर्ड्स हैं, और उसमें पीएच जो है, पीएच शुड बी वेरीज फ्रॉम 6.5 टू 8.5। क्लोराइड, क्लोराइड जो है आप पता ही होगा, क्लोराइड जो है साल्ट है, काइंड ऑफ साल्ट है, जैसे सोडियम क्लोराइड होता है, नमक। क्लोराइड की कंसंट्रेशन जो है वेस्ट वाटर में वो अफेक्ट करती है, वो खासकर तब अफेक्ट करती है जब हमें रीयूज करना होता है उसको। और क्लोराइड जो है नेचुरल वाटर में कैसे आता है, किसी भी क्लोराइड कंटेनिंग रॉक्स और सोयल का लीचिंग होता है, और जब वहाँ वाटर का कांटेक्ट होता है, वाटर पास थ्रू होता है उन रॉक्स या सोयल के पास से, तो जो है क्लोराइड कंटेंट वाटर में मिक्स हो जाता है, मिल जाता है, ऐड हो जाता है। कोस्टल एरियाज में साल्ट वाटर, सी वाटर के कारण जो है क्लोराइड वाटर या वेस्ट वाटर में मिक्स हो जाता है। उसके अलावा जो है एग्रीकल्चर या फिर इंडस्ट्रियल यूज के बाद जो है डिस्चार्ज करते हैं हम वेस्ट वाटर को, उसमें भी क्लोराइड के सोर्सेज हो सकते हैं। उसके बाद ह्यूमन एक्सक्रेटा जो है कंटेन करता है इसमें 6 ग्राम ऑफ क्लोराइड पर पर्सन पर डे। पर उसके बाद है एल्कलिनिटी, एल्कलिनिटी मेजर करते हैं हम वेस्ट वाटर में, जो है इसकी 3 फॉर्म्स होती है, खासकर जो है हाइड्रोक्साइड्स, कार्बोनेट, बाइकार्बोनेट। और ये जो है एलिमेंट होते हैं कैल्शियम, मैग्नीशियम, सोडियम, पोटासियम एंड अमोनिया। उसके बाद है कैल्शियम, मैग्नीशियम एंड कैल्शियम और मैग्नीशियम के बाइकार्बोनेट जो है वो मोस्ट कॉमन है, सबसे ज्यादा मतलब यही पाई जाती है। एल्कलिनिटी वेस्ट वाटर को हेल्प करती है टू रजिस्ट चेंज इन पीएच काज्ड बाय द एडिशन ऑफ एसिड। एसिड का जैसे एडिशन होता है वेस्ट वाटर में, तो एल्कलिनिटी हेल्प करती है चेंज इन द पीएच। उसके बाद है वेस्ट वाटर इज नॉर्मली एल्कलाइन। ठीक है, ये नॉर्मली जो है वेस्ट वाटर एल्कलाइन होता है, रिसीविंग इट्स एल्कलिनिटी फ्रॉम वाटर सप्लाई, द ग्राउंड एंड द मटेरियल एडिड ड्यूरिंग डोमेस्टिक पेस्ट। जो कंसंट्रेशन एल्कलिनिटी की बहुत इंपॉर्टेंट है इन केस ऑफ जहाँ पे भी केमिकल ट्रीटमेंट या बायोलॉजिकल ट्रीटमेंट हमने वेस्ट वाटर के लिए यूज करनी है, या फिर हमें जैसे अमोनिया रिमूव करना है एयर स्ट्रिपिंग से, वहाँ भी काफी इंपॉर्टेंट है कंसंट्रेशन ऑफ एल्कलिनिटी। ये बाद में डिस्कस करेंगे जब हम ट्रीटमेंट मेथड्स डिस्कस करेंगे, उसके बाद आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। और एल्कलिनिटी को हम मेजर करते हैं एक स्टैंडर्ड टर्म में, जो कि कैल्शियम कार्बोनेट होती है। उसके बाद है नाइट्रोजन, नाइट्रोजन और फॉस्फोरस, इनको वैसे न्यूट्रिएंट बोलते हैं। ये काफी जो है जरूरी है माइक्रो ऑर्गेनिज्म की ग्रोथ के लिए, प्लांट की ग्रोथ के लिए, या फिर एक्वेटिक एनिमल्स जो भी वाटर से रिलेटेड एनिमल्स हैं उनकी ग्रोथ के लिए काफी जो है जरूरी है। सो उसके बाद है नाइट्रोजन एक एसेंशियल बिल्डिंग ब्लॉक है इन द सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन, प्रोटीन की सिंथेसिस के लिए बहुत जरूरी है नाइट्रोजन। नाइट्रोजन डाटा को इवेलुएट करते हैं किसी भी ट्रीटमेंट प्लांट के लिए, स्पेशली बायोलॉजिकल प्रोसेस के लिए। ये नाइट्रोजन की डिफरेंट फॉर्म्स हैं, जैसे अमोनिया गैस, अमोनियम आयन, टोटल अमोनियम नाइट्रोजन,
नाइट्राइट, नाइट्रेट, टोटल इनऑर्गेनिक नाइट्रोजन, टोटल जेल डाल नाइट्रोजन, ऑर्गेनिक नाइट्रोजन, टोटल नाइट्रोजन, जो कि टोटल नाइट्रोजन हम ये इसमें डिस्कस करेंगे टोटल नाइट्रोजन का। तो टोटल नाइट्रोजन में क्या रहता है, टोटल नाइट्रोजन में सारी नाइट्रोजन रहती है। ऑर्गेनिक नाइट्रोजन, उसके बाद है ये अमोनिया, उसके बाद है अमोनियम आयन, फिर नाइट्राइट, फिर नाइट्रेट। इसमें क्या रहता है, सबसे पहले अमोनिया गैस और अमोनियम, और उसके बाद है टोटल अमोनिया नाइट्रोजन। जब दोनों का सम होता है उसको बोलते हैं टोटल अमोनिया नाइट्रोजन। नाइट्राइट और नाइट्रेट ये इनऑर्गेनिक है। टोटल इनऑर्गेनिक आप यहाँ से भी ले सकते हैं, अमोनिया, अमोनियम, नाइट्राइट, नाइट्रेट। टोटल जेल डाल नाइट्रोजन है ऑर्गेनिक नाइट्रोजन, अमोनिया एंड अमोनियम। फर्दर डिस्कस करेंगे इसको तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। अगली है फॉर्म्स ऑफ नाइट्रोजन। फ्री अमोनिया जो है इंडिकेट करता है रिसेंट पोल्यूशन। अगर आपको डोमिनेट करता है फ्री अमोनिया किसी भी वेस्ट वाटर सैंपल में, हम उसको टेस्ट करते हैं, तो उसमें अगर फ्री अमोनिया ज़्यादा डोमिनेट करता है नाइट्रोजन फॉर्म्स में, तो वो इंडिकेट करता है कि ये जो है रिसेंट पोल्यूशन है, बस जो है वेस्ट वाटर अभी फ्रेश ही है। उसके बाद है ऑर्गेनिक अमोनिया, ये इंडिकेट एक्चुअली करता है कि जो है डिकम्पोजिशन अभी भी नाइट्रोजन की शुरू नहीं हुई है, ये इनिशियल स्टेज है। उसके बाद नाइट्राइट है। नाइट्राइट एक्चुअली इंडिकेट करता है कि पार्टली डिकम्पोज कंडीशन, मतलब अगर अमोनिया है किसी वेस्ट वाटर में और वहां पे अगर ऑक्सीजन है, डिजोल्व ऑक्सीजन है उस वेस्ट वाटर में, तो वो जो है नाइट्राइट में कन्वर्ट होगी। अगर नाइट्राइट मिलता है उसमें तो वो इंडिकेट करता है पार्टली डिकम्पोज कंडीशन। और नाइट्रेट इंडिकेट करता है ओल्ड पोल्यूशन, यानी कि फुली ऑक्सीडाइज हो चुका है वो सैंपल, काफी जो है ओल्ड है वेस्ट वाटर हमारा। उसके बाद क्या है, अमोनिया, नाइट्रोजन और अमोनियम आयन, या भी फिर बोल सकते हैं इसको अमोनिया गैस। ये एक्चुअली डिपेंड करती है पीएच पे। इक्विलिब्रियम रिएक्शन होती है इनकी, पीएच जैसे घटता या बढ़ता है उसी हिसाब से अमोनियम और अमोनिया जो है आपस में कन्वर्ट होते रहते हैं। हम जैसे देखते हैं कि अगर पीएच 7 के आसपास है, यहाँ पे देख सकते हैं अगर 7 के आसपास है तो मैक्सिमम जो होगा उसमें अमोनियम आयन होगा वेस्ट वाटर में। ये आप देख सकते हैं करीब 98% आप मान सकते हैं, 97 या 98% अगर जो है पीएच 7 के आसपास। अगर पीएच जो है 10 के आसपास है तो आप मान सकते हैं कि 10 के आसपास अमोनियम में 80% जो है अमोनिया गैस है और 20% जो है अमोनियम आयन है। तो ये पीएच डिपेंडेंट है, तो मैक्सिमम हमारा जो पीएच है वो इसी रेंज यहाँ से रहता है। अगर पीएच जो है 7 या 7.5 के आसपास रहता है, या फिर 7 से कम रहता है, 7 से कम रहता है तो मैक्स सारा लगभग 100% अमोनियम है, और 7 के आसपास भी रहता है तो आप मान सकते हो कि ज़्यादा से ज़्यादा 2 या 5% अमोनिया गैस हो सकती है, बाकी अमोनियम ही रहता है नॉर्मल केसेस में। उसके बाद है नाइट्राइट नाइट्रोजन। नाइट्राइट नाइट्रोजन जो है रिलेटिवली अनस्टेबल रहती है और इजिली ऑक्सीडाइज हो जाती है। अगर नाइट्राइट को ऑक्सीजन कहीं से भी मिलती है, डिजोल्व ऑक्सीजन वाटर में, तो वो मतलब काफी अनस्टेबल है और विद इन सेकेंड्स वो कन्वर्ट हो जाती है नाइट्रेट में। अगर उसको ऑक्सीजन मिलती है तो काफी अनस्टेबल गैस है, अनस्टेबल यू कैन प्रॉपर्टी और वट एवर यू कैन यूज। उसके बाद है ये जो है नाइट्राइट एक इंडिकेटर है पास्ट पोल्यूशन का, मतलब जो है कि धीरे धीरे जो है पोल्यूशन वेस्ट वाटर जो है वो ओल्ड हो रहा है, मतलब फ्रेश वेस्ट वाटर नहीं है अगर उसमें नाइट्राइट मिलता है तो। और ये जो है काफी रेयरली एक्सीड करती है 1 mg पर लीटर से ज्यादा।
रेयरली जो एक्सीड करती है इन सरफेस वाटर 1 mg पर लीटर से इन वेस्ट वाटर और 0.1 mg पर लीटर से सरफेस वाटर या ग्राउंड वाटर में। उसके बाद ये एक्सट्रीमली टॉक्सिक है अगर ये किसी भी कंसंट्रेशन में है और जो है काफी टॉक्सिक है फिशेज के लिए। अगर हम इसको जो है नाइट्राइट प्रेजेंट है वेस्ट वाटर में और हम उसको जो है डिसइंफेक्ट करते हैं क्लोरीन से, तो क्लोरीन से भी ये ऑक्सीडाइज हो जाती है, तो इसलिए इसको जो है क्लोरीन की जो है डिमांड ये इंक्रीज कर देती है। उसके बाद नाइट्रेट नाइट्रोजन जो है हाईली ऑक्सीडाइज फॉर्म है, तो ये एक तरह की स्टेबल फॉर्म है, लास्ट फॉर्म आप कह सकते हैं। अगर ऑक्सीजन प्रेजेंट है, डिजोल ऑक्सीजन प्रेजेंट है वाटर सैंपल में, तो ये जो है एक स्टेबल फॉर्म है नाइट्रेट। और इंडिया में तो क्या देखा गया है कि मतलब अगर ट्रीटमेंट एरोबिक है तो उसको डिस्चार्ज कर देते हैं नाइट्रेट के साथ। ये टॉक्सिक इतनी टॉक्सिक नहीं होती, स्टेबल फॉर्म होती है। और उसके बाद जो है अगर रीयूज करना हो वाटर का, तब ये काफी इंपॉर्टेंट पैरामीटर है। ये नाइट्रोजन साइकिल है। नाइट्रोजन साइकिल में जो है नाइट्रोजन की वेरियस फॉर्म्स इंटर कन्वर्ट होती रहती है एक दूसरे के अंदर। जैसे सबसे पहले हम प्लांट एंड बैक्टीरियल एनाबोलिज्म होता है, ये जैसे डिकम्पोज होते हैं, एसिमिलेशन होता है, तो ये ऑर्गेनिक नाइट्रोजन में कन्वर्ट होते हैं, जो कि अमीनो एसिड या प्रोटीन वगैरह रहते हैं। उसके बाद ऑर्गेनिक नाइट्रोजन जो है कन्वर्ट होती है, जिसको अमोनिफिकेशन बोलते हैं। ये करते हैं हेट्रोट्रोफिक बैक्टीरिया, अमोनिफिकेशन करके इसको जो है अमोनियम आयन में कन्वर्ट कर देते हैं। अमोनियम आयन जो है प्लांट्स और बैक्टीरिया जो है जो करते हैं अपनी जो है ग्रोथ के लिए। और अमोनियम आयन को अगर ऑक्सीजन मिलती है और जो है जो है ऑटोट्रोफिक बैक्टीरिया जो है इसको नाइट्राइट में कन्वर्ट करते हैं। फिर उसके बाद जो है फिर भी ऑक्सीजन अगर प्रेजेंट है तो उसको नाइट्रेट में कन्वर्ट करते हैं। ये जो है अमोनियम आयन से लेकर नाइट्रेट तक, इसको जो है इस पूरी रिएक्शन को हम नाइट्रिफिकेशन बोलते हैं। और जो है उसके बाद नाइट्रिफिकेशन से जो है अमोन नाइट्रोजन गैस, ये पूरी रिएक्शन को हम डीनाइट्रिफिकेशन बोलते हैं। ये होता है ऑक्सीजन की एब्सेंस में, मतलब ये एरोबिक है। ऑक्सीजन की जो है आप कह सकते हैं ऑक्सीजन की प्रेजेंस में, ये एनॉक्सिक कंडीशन भी बोल सकते हैं, या ऑक्सीजन की मतलब बहुत कम परसेंटेज। और उसके बाद जो है अगर एनारोबिक कंडीशन मिल जाती है इसको, एनारोबिक के बाद जो है नाइट्रेट वापस अमोनिया साल्ट में भी कन्वर्ट हो सकता है। और उसके बाद जो है यहाँ से डीनाइट्रिफिकेशन होने के बाद नाइट्रोजन गैस एस्केप हो जाती है एटमॉस्फेयर में, और फिर जो है लाइटनिंग वगैरह के साथ दोबारा फिर ये जो है कन्वर्ट हो जाती है। ये साइकिल है नाइट्रोजन का। उसके बाद है फॉस्फोरस। फॉस्फोरस ऑल दो टॉक्सिक नहीं है, लेकिन और ना ही इसकी कोई डायरेक्ट हेल्थ थ्रेट है, बट इनडायरेक्टली जो है ये वाटर क्वालिटी को काफी थ्रेट पहुंचाता है, क्योंकि ये फैसिलिटेट करता है जो एक्वेटिक प्लांट है या फिर एल्गी है किसी वाटर बॉडी में, अगर वहां पे फॉस्फोरस है तो काफी रैपिड ग्रोथ होगी उसकी, उसको फैसिलिटेट करता है। और उसके बाद ये इंटरफेयर करता है वाटर ट्रीटमेंट लाइक केमिकल कोएगुलेशन ट्रीटमेंट है, और ये करता है इंटरफेयर करता है वाटर ट्रीटमेंट प्रोसेस में इवन एट लो कंसंट्रेशन, लो कंसंट्रेशन पे भी ये इंटरफेयर करता है। उसके बाद है फॉस्फोरस इन वेस्ट वाटर। वेस्ट वाटर में कौन कौन से फॉस्फोरस होते हैं, वो 3 टाइप से हम उनको डिवाइड कर सकते हैं मोस्टली, ऑर्थोफॉस्फेट, पॉलीफॉस्फेट और ऑर्गेनिकली बाउंड फॉस्फेट जो है वेस्ट वाटर में हम ऑब्जर्व करते हैं। उसके बाद हम इसको डिफरेंट टर्म्स में और एक आप कह सकते हो कि एक अलग तरीके से भी हम इसको जो क्लासिफाई कर सकते हैं, जैसे पार्टिकुलेट फॉस्फोरस, डिजोल्व फॉस्फोरस। इसके अंदर भी हम
सब क्लासिफाइड और कैटेगराइज कर सकते हैं इसको, जैसे रिएक्टिव फॉस्फोरस और नॉन रिएक्टिव फॉस्फोरस। रिएक्टिव फॉस्फोरस एक ऐसी फॉर्म होती है जो कि मतलब रेडिली अवेलेबल रहती है रिस्पॉन्ड करने के लिए विदाउट प्रीलिमिनरी हाइड्रोलाइसिस और ऑक्सीडेटिव डाइजेशन। सबसे सिंपल फॉर्म रहती है रिएक्टिव, रिस्पॉन्ड करती है क्लोरीमेट्रिक टेस्ट वगैरह का किसी भी प्रीलिमिनरी हाइड्रोलाइसिस या ऑक्सीडेटिव डाइजेशन के। उसके बाद है नॉन रिएक्टिव फॉर्म इंक्लूड एसिड हाइड्रोलाइजेबल एंड डाइजेस्टेबल फॉर्म which may be an organic form of non-reactive phosphorus। ऑर्गेनिक भी हो सकती है, पॉलीफॉस्फेट भी हो सकती है, ये डायरेक्ट रिएक्ट नहीं करती। इसको सबसे पहले हाइड्रोलाइज करना पड़ता है या डाइजेस्ट करना पड़ता है। उसके बाद है ऑर्थोफॉस्फेट। ऑर्थोफॉस्फेट दोनों फॉर्म्स में पाया जाता है, सोल्यूबल भी एज वेल एज लूजली अटैच्ड और एडजॉर्ब्ड ऑन द प्रेसिपिटेट्स, मतलब पार्टिकुलेट में भी और सोल्यूबल दोनों फॉर्म में जो है ऑर्थोफॉस्फेट पाया जाता है। ऑर्थोफॉस्फेट जो है रेडिली अवेलेबल रहता है टू एल्गी एंड एक्वेटिक प्लांट्स, मतलब डायरेक्ट जो है प्लांट्स वगैरह कोई फॉस्फोरस की जो फॉर्म लेते हैं वो ऑर्थोफॉस्फोरस लेते हैं। ये जो है बायोलॉजिकल मेटाबॉलिज्म के लिए जो है रेडिली अवेलेबल है बिना किसी फर्दर ब्रेकडाउन के, मतलब सबसे सिंपलेस्ट फॉर्म यू कैन से। उसके बाद है पॉलीफॉस्फेट या मेटाफॉस्फेट। So polyphosphate undergo hydrolysis in aqueous solution and revert to orthophosphate form. However, this hydrolysis is usually quite slow. जो है पॉलीफॉस्फेट को सबसे पहले जो है हाइड्रोलिसिस करना पड़ता है या होता है, ये एक तरह का आप नाम दे सकते हो, एक रिएक्शन है हाइड्रोलिसिस। तो इसमें क्या है कि पॉलीफॉस्फेट जो है कन्वर्ट होता है पहले ऑर्थोफॉस्फेट में, उसके बाद ही जो है ये फर्दर प्लांट्स या एक्वेटिक जो भी है बैक्टीरिया है या माइक्रो ऑर्गेनिज्म है या फिर जो एक्वेटिक प्लांट्स हैं वो कंज्यूम करते हैं, लेकिन ये प्रोसेस काफी स्लो है। पॉलीफॉस्फेट इंक्लूड दोज मॉलिक्यूल्स विद टू और मोर फॉस्फोरस एटम्स। इसमें जो है पॉलीफॉस्फेट में टू और मोर फॉस्फोरस एटम्स रहते हैं, ऑक्सीजन एटम्स रहते हैं, एंड इन सम केसेस हाइड्रोजन एटम्स कंबाइंड इन ए कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल। कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल आप कह सकते हो, और जो इससे इजी नहीं है डिग्रेड करना, ब्रेक डाउन करना। उसके बाद है ऑर्गेनिकली बाउंड फॉस्फेट। जो ऑर्गेनिकली बाउंड फॉस्फेट होता है वो जो है इसमें माइनर इंपॉर्टेंस होती है डोमेस्टिक वेस्ट में, बट इट कैन बी इम्पोर्टेंट हो सकता है ये इंडस्ट्रियल वेस्ट में या वेस्ट वाटर स्लज में। इसको डाइजेस्ट करना पड़ता है, उसके बाद जो ऑर्थोफॉस्फेट में ही कन्वर्ट होता है। उसके बाद जो है सोल्यूबल नॉन रिएक्टिव फॉर्म्स। सोल्यूबल नॉन रिएक्टिव फॉर्म कौन कौन सी है, जैसे ऑर्गेनिकली बाउंड फॉस्फेट और पॉलीफॉस्फेट। क्योंकि ये जो है फॉस्फोरस इजी नहीं है इनको रिमूव करना यूजिंग करंट बायोलॉजिकल एंड केमिकल ट्रीटमेंट प्रोसेस, सो इट इज नॉट इजी टू रिमूव दोज soluble non-reactive forms of phosphorus by using currently available biological and chemical treatment processes। उसके बाद है सल्फर। Sulfate ion occur naturally in most water supplies and is present in wastewater as well। वेस्ट अगर वाटर सप्लाई में कोई भी केमिकल या कोई भी मिनरल कुछ भी अगर प्रेजेंट है तो वो जाहिर सी बात है वो रिफ्लेक्ट करेगा वेस्ट वाटर में भी, वेस्ट वाटर में भी वो सेम चीज जो है आपको देखने की मिली। सल्फर इज रिक्वायर्ड इन द सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन एंड इज रिलीज्ड इन देयर डिग्रेडेशन। प्रोटीन की सिंथेसिस के लिए सल्फर रिक्वायर्ड है। उसके बाद क्या होता है, सल्फेट जो है हमें हमारे पास इसमें वाटर में अवेलेबल रहता है, वेस्ट वाटर में अवेलेबल रहता है, वो एनारोबिक कंडीशन के कारण सल्फाइड में कन्वर्ट हो जाता है, और उसके बाद जो है फर्दर हाइड्रोजन के साथ वो जो है फॉर्म कर लेता है हाइड्रोजन सल्फाइड। ये रिएक्शंस है
ऑर्गेनिक मैटर जो है, ऑर्गेनिक मैटर सल्फेट के साथ रिएक्शन करता है इन एनएरोबिक कंडीशन। एनएरोबिक कंडीशन मतलब जहाँ पे ऑक्सीजन प्रेजेंट नहीं है या बहुत कम क्वांटिटी में ऑक्सीजन प्रेजेंट, डिजोल्व ऑक्सीजन। सो ये सल्फाइड में कन्वर्ट हो जाता है और सल्फाइड जो है हाइड्रोजन आयन के साथ जो है कॉम्बिनेशन करके हाइड्रोजन सल्फाइड गैस बना लेता है। ये काफी इंपॉर्टेंट जो है गैस है, इम्पोर्टेंट कह सकते हैं। सीवर या जो भी बदबू स्मेल आपको वेस्ट वाटर के पास से आती है वो लगभग ही हाइड्रोजन सल्फाइड गैस से आती है। या फिर लैक्टिक एसिड वहां पे प्रेजेंट है, लैक्टिक एसिड भी सल्फेट के साथ जो है एनारोबिक बैक्टीरिया कंडीशन में एसीटेट और सल्फाइड आयन जो है जनरेट करते हैं। उसके बाद है गैसेज। जो है गैसेज वेस्ट वाटर में लाइक नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, हाइड्रोजन सल्फाइड, अमोनिया और मीथेन, ये गैसेस जो है मोस्टली मिलती हैं। और पहले की जो तीन गैसेस जैसे नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, ये एटमॉस्फेयर में किसी वाटर का कांटेक्ट होगा तो ये जो गैसेस है वो उसमें जरूर कुछ ना कुछ क्वांटिटी में प्रेजेंट मिलेंगी। उसके बाद जो ये थ्री गैसेस है, हाइड्रोजन सल्फाइड है या फिर अमोनिया है या मीथेन है, ये गैसेस जो है हमें मिलती है वेस्ट वाटर में ऑर्गेनिक मैटर के डिकम्पोजिशन के कारण। और जो है हाइड्रोजन सल्फाइड गैस से जो है हाइड्रोजन सल्फाइड गैस बनती है एनारोबिक डिकम्पोजिशन की, जो कि हमने पिछली स्लाइड में पढ़ी थी। ऑर्गेनिक मैटर अगर डिकम्पोज होता है और जो कि अगर वो ऑर्गेनिक मैटर में सल्फर है और एनारोबिक डिकम्पोजिशन होती है उसकी, तो जो है वो सल्फाइड्स में कन्वर्ट हो जाता है। और इट इज नॉट फाउंड इन द प्रेजेंस ऑफ अबंडेंट सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन। अगर काफी मात्रा में होगी, डिजोल्व ऑक्सीजन होगी, तो ये गैस नहीं बनेगी। लेकिन जैसे बदबू आती है वहां देखा होगा, या वाटर का जो है कलर ब्लैक हो गया है, इसका मतलब है कि ऑक्सीजन प्रेजेंट नहीं है उस वाटर में। ऑक्सीजन प्रेजेंट नहीं है तो हाइड्रोजन सल्फाइड गैस जो है वहां पे बनती है और इसी के कारण बदबू होती है। दिस गैस इज कलरलेस इनफ्लेमेबल कंपाउंड हैविंग कैरेक्टरिस्टिक्स ओडोर ऑफ रोटन एग। जैसे रोटन एग्स, सड़े हुए अंडे रहते हैं, वैसी बदबू आती है। कलरलेस गैस है, इनफ्लेमेबल है, काफी ज्वलनशील गैस आप जो है इसको बोल सकते हैं। और उसके बाद हाइड्रोजन सल्फाइड गैस टॉक्सिक भी है एंड ग्रेट केयर मस्ट बी टेकन इन इट्स प्रेजेंस। कई बार देखा होगा कि काफी न्यूज़पेपर्स में पढ़ने को मिलता है कि सीवर में कुछ लोग जो है सफाई करने के लिए उतरते हैं और उनकी वहां पे डेथ हो जाती है। उसका मेजर रीजन जो है हाइड्रोजन सल्फाइड गैस, ये काफी टॉक्सिक गैस है। और उसके बाद जो ब्लैकनिंग ऑफ वेस्ट वाटर होता है या स्लज होता है, वो भी रिजल्ट इसी के कारण होता है, हाइड्रोजन सल्फाइड के कारण। जब हाइड्रोजन सल्फाइड जो है आयरन फेरस सल्फाइड के साथ मिक्स होती है तो जब जो है इसका कलर जो है ब्लैक हो जाता है। उसके बाद है मीथेन। मीथेन जो है एनारोबिक डिकम्पोजिशन का एक आप कह सकते हो बाय प्रोडक्ट है। और मीथेन जो है कलरलेस है, ओडरलेस है, कम्बस्टिबल है और इसकी जो है हाइयर फ्यूल वैल्यू है, जिसको हम यूज भी करते हैं बायोगैस या गोबर गैस, वो मीथेन ही होती है। उसके बाद है ये नॉर्मली इसकी लार्ज क्वांटिटी नहीं मिलती जो अनट्रीटेड वेस्ट वाटर में, क्योंकि अगर स्मॉल अमाउंट भी ऑक्सीजन का वहां होता है तो ये ऑर्गेनिज्म जो होते हैं जो मीथेन जनरेट करते हैं उनके लिए काफी टॉक्सिक होती है अगर ऑक्सीजन इवन स्मॉल अमाउंट अगर प्रेजेंट है वेस्ट वाटर में। तो वेस्ट वाटर जो है नॉर्मली वेस्ट वाटर फ्रेश वेस्ट वाटर होता है तो उसमें होती है थोड़ी बहुत जो है ऑक्सीजन। तो नॉर्मली जो है ये एनारोबिक जो है डिकम्पोजिशन से बनती है।
मीथेन काफी जो है ना ग्रीन हाउस गैस है, और इसका इम्पैक्ट जो है 25 टाइम्स दैट ऑफ CO2 से लगभग 25 टाइम्स रहता है इसका इम्पैक्ट। उसके बाद है ओडर्स। ओडर्स जो है डोमेस्टिक वेस्ट वाटर में यूजुअली काज्ड बाय गैसेस प्रोड्यूस्ड बाय डिकम्पोजिशन ऑफ ऑर्गेनिक मैटर और सब्सटेंस एडेड टू वेस्ट वाटर। या तो वेस्ट वाटर में ऑर्गेनिक मैटर का डिकम्पोजिशन होगा, खासकर जब डिकम्पोजिशन एनारोबिक होगा। एनारोबिक होगा मतलब बिना किसी ऑक्सीजन की प्रेजेंस के होगा, तो उससे हमें गैसेस और बदबू, स्मेल्स, ओडर्स जनरेट होती है। या तो ऑर्गेनिक मैटर का डिकम्पोजिशन होगा या कोई ऐसा सब्सटेंस होगा जो कि वेस्ट वाटर में हमने बाद में ऐड किया है, उसके कारण होता। मोस्ट ऑफ द करेक्ट जो ऑर्डर वो स्टेल या सेप्टिक इन वेस्ट वाटर इज दैट ऑफ हाइड्रोजन सल्फाइड। हाइड्रोजन सल्फाइड जो है मेन कल्प्रिट है ओडर्स का, स्मेल का। उसके बाद है इंडस्ट्रियल वेस्ट वाटर में कंटेन आइदर ओडोरस कंपाउंड और कंपाउंड्स दैट प्रोड्यूस ओडर्स ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ वेस्ट वाटर। उसके अलावा जो इंडस्ट्रियल वेस्ट वाटर में भी काफी सारे कंपाउंड हमको मिलते हैं जिनसे जो है स्मेल जनरेट होती है, गंदी बदबू जनरेट होती है जिनसे। ये आप स्लाइड में देख सकते हो, काफी सारे जो है कंपाउंड है जिनसे जनरेट होती है, जैसे हाइड्रोजन सल्फाइड है, इससे रोटन एग्स होती है। फिर इथाइल कैप्टेन है जिससे डिकेड कैपेज जैसी बदबू आती है, डिकेड वेजिटेबल जैसी बदबू आती है। तो ये अलग अलग हैं, जो अलग अलग सब्सटेंस हैं, कंपाउंड्स हैं जिनकी जो है अलग अलग ऑर्डर्स आती है। उसके बाद है मेजर कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ टिपिकली डोमेस्टिक सीवेज। डोमेस्टिक सीवेज जैसे अगर हम उसको डिवाइड करें 3 पार्ट्स में, स्ट्रॉन्ग, मीडियम और वीक, तो उनकी जो प्रॉपर्टीज हैं, फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज मैंने इसमें शामिल की है। तो वो जो है टिपिकल प्रॉपर्टीज ऑफ डोमेस्टिक सीवेज यू कैन सी हियर। नाइट्रोजन देख सकते हैं आप, स्ट्रॉन्ग सीवेज है तो 85 mg पर लीटर तक हो सकती है। फॉस्फोरस 20, क्लोराइड 100, अल्कलिनिटी 200, suspended solid 350, dissolved solids 850, total solids 1200। अच्छा, एवरेज जो है रेंज ऐसी रहती है, स्ट्रॉन्ग के लिए ये, मीडियम के लिए, वीक के लिए।